बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको मैंने असाइनमेंट दी हुई है, 20 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। ये जो असाइनमेंट है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने आपको कराई हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मैंने आपको बर्नौली इक्वेशंस कराई हैं और उन्हीं के रिलेटेड ये असाइनमेंट है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी ने सॉल्व भी की है या नहीं की? और इसके अलावा ये कि अगर जिसने सॉल्व कर ली है वो मुझे जो मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है उसके ऊपर मुझे सेंड कर दे, ठीक है। और जो है अगर किसी का कोई मसला है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मसला अपना डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आप आपने पहले पढ़ा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपने सिंपल पढ़ा हुआ है और इसमें अब हम मज़ीद इसकी डेप्थ में थोड़ा सा जा रहे हैं। डेप्थ में ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो टाइप्स की होती हैं। एक होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दूसरी नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ जस्ट आपको। उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन पे जाएंगे, ये बताएंगे कि होमोजीनियस होता क्या है, होमोजीनियस फंक्शन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक से ही ओवरव्यू दूंगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है इनके लीनियर होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये देखें, ये एक एग्जांपल दी हुई है सॉल्विंग अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आपकी जो टेक्स्ट बुक मैंने दी हुई है पेज नंबर 55 पर देखें, ये है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी पहचान ये होती है, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके आगे एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स। इस फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है ये अगर नॉन ज़ीरो है तो नॉन होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर जी ऑफ एक्स को मैं वैल्यू कर देता हूँ इक्वल टू ज़ीरो, तब ये जो इक्वेशन बनेगी ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तब ये जो इक्वेशन बनेगी वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, ओके। अब ये एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब ये इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होता है, इसको भी हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगर कोई वैसे मेथड जो होता है सोल्यूशन का वो लीनियर इक्वेशन का वो वैसा ही होता है जैसा कि आप पहले कर चुके हैं। वो जितनी भी आपने इक्वेशन की हैं, क्योंकि वो उनका जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स जैसे मैंने आपको दिया हुआ है इसमें असाइनमेंट में, ये देखें यहाँ जी ऑफ एक्स है या ऑफ एफ एक्स है, जो भी है फंक्शन यहाँ नॉन जीरोज हैं, यानी कि ये सारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस हैं असाइनमेंट्स के अंदर। और होमोजीनियस जब होती है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी मेथड सेम ही होता है, मेथड चेंज नहीं है। लेकिन आपको मैं फ़र्क एक वाजे करना चाह रहा हूँ, वो नीचे आए ज़रा देखें अगले पेज पर। ये देखें, जब आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है तो आपका जो सोल्यूशन होता है वाई जो हम फाइंड करते हैं वाई एक क्रिटिकल सोल्यूशन होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ हो जाता है ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो हो जाने से
हमारे पास दो मेथड बनते हैं, या तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लें, इनको इधर लेके जाएं, वेरिएबल को सेपरेट करें और सॉल्व कर लें। दूसरा मेथड, एक तो ये मेथड है जो बिल्कुल इजी है। दूसरा मेथड ये है, अगर इधर ज़ीरो है लेकिन आप लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें, तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज पार इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ से फाइंड करने के बाद फिर हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सोल्यूशन का जो भी प्रोसेस करेंगे और उसका सोल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। जब इस फॉर्म में आएगा, इस सोल्यूशन को कहते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन। ओके, ये क्रिटिकल सोल्यूशन की बात होगी। इसके बाद अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन है और फिर उसका सोल्यूशन कैसा आता है, अब ये देखें, एक एग्जांपल से मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ। ये होमोजीनियस की एग्जांपल है जिसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है तो होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। होमोजीनियस इक्वेशन को यहाँ लिखा हुआ है, या तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करें या आप वही लीनियर इक्वेशन का ही मेथड यूज़ करें जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट रूल बनता है और प्रोडक्ट रूल को समराइज करें। यहाँ समराइज करने के बाद इंटीग्रेशन लें दोनों साइड से। दोनों साइड से इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। ये जो आंसर होगा ये c इंटू ई रेज पावर 3x होगा। ये एक क्रिटिकल सोल्यूशन है। इसके बाद हम आते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का देखें, यहाँ 6 है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को जैसे हम ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, वैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद ये देखें, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है -2 प्लस सी ई रेज पावर 3x। ओके, -2 प्लस सी ई रेज पावर सर जी, 3x। यस, बोले। सर अगर इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अगर 6 को माइनस कर दें बोथ साइड पे तो जी सर ये होमोजेनियस नहीं बन जाएगी? नहीं, फिर इधर एक 6 की जो टर्म आएगी, ओके, इसमें 6 की जो टर्म आएगी वो कहाँ जाएगी? यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी तो टर्म आएगी लेकिन उसके साथ y या डेरिवेटिव ऑफ y तो नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म तो रहेगी। उस टर्म को किस तरह ख़त्म करेंगे? ओके सर। ठीक है, और इसके बाद ये देखें, अब हमने यहाँ जब इसका सोल्यूशन लिया, इसके सोल्यूशन में देखें ये इक्वेशन वही है, लेकिन यहाँ पिछली एग्जांपल में यहाँ 0 है और इस एग्जांपल में सिर्फ 6 है। सोल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा है? सोल्यूशन ये है c इक्वल टू वाई इक्वल टू सी इंटू ई रेज पावर 3x। ओके, अब 6 आने से यहाँ आ गया है -2 ऐड हो रहा है। ये देखें, ये पहले था क्रिटिकल सोल्यूशन और ये एक सोल्यूशन था, ये एक अलग एक सोल्यूशन आया, इसको कहते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन और क्रिटिकल सोल्यूशन मिलके एक बनाते हैं जनरल सोल्यूशन। ये देखें, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ये है पार्टिकल सोल्यूशन, ये है क्रिटिकल सोल्यूशन। पार्टिकल सोल्यूशन और क्रिटिकल सोल्यूशन को जब हम मिलाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन बनता है ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन का सिर्फ ये सोल्यूशन होता है और नॉन होमोजीनियस के सोल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं। ओके, ये चीज़ आई थिंक कि आपको वाज़ेह हो चुकी होगी। अब इसके बाद मैं जाता हूँ, अब ये हमारा टॉपिक यहाँ क्लोज होता है लीनियर का। लीनियर के टॉपिक क्लोज, बाकी आपने एग्जांपल की हुई हैं। लीनियर के टॉपिक क्लोज करने के बाद अब मैं जाता हूँ होमोजीनियस फंक्शन पे। होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसके क्या फ़वायदे हैं। ठीक है, अब आ जाए ज़रा इस लेक्चर पे। ये जो लेक्चर मैंने आपको दिए हुए हैं, इसके अंदर पहले ये देखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। A differential equation of the form dy over dx equal to f of xy. Okay,
ये आपके पास एक फॉर्म है dy over dx इधर से equal to सवाल x कर लिया। xy is said to be क्वेश्चन याद है, भाई कौन किया? yes क्या बोल रहे हैं? अपने माइक म्यूट करके रखें। अच्छा जी, differential equation of the form dy over dx into equal to f of xy is said to be homogeneous if the function f of xy is homogeneous, which means इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f of x है, f of xy है, इसके अंदर हम t x पुट कर दें और इसके अंदर भी t x पुट कर दें, y के अंदर भी t y पुट कर दें, तो हमारे फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं लेट कर लूँ x इक्वल टू टी एक्स और y इक्वल टू टी वाई, ठीक है, अगर ये मैं फंक्शन के ऊपर पुट कर लूँ तो हमारा t जो है बाहर कॉमन आ जाए और फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, t हमारा बाहर कॉमन आ जाए और फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे फंक्शन को कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अब हम नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ से चेक करते हैं क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन के लिए डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजीनियस। ये जो है इसमें ये कहा हुआ है चेक करें क्या ये फंक्शन जो है होमोजीनियस हैं या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम टी एक्स और टी वाई पुट करेंगे। एफ ऑफ टी एक्स इंटू टी वाई इक्वल टू टी एक्स टी वाई ओवर एक्स स्केयर, टी एक्स का होल स्केयर प्लस टी वाई का होल स्केयर जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से टी टी स्केयर हो जाएगा और यहाँ से भी टी स्केयर हो जाएगा और यहाँ वाई से भी टी स्केयर हो जाएगा, स्केयर ना टी स्केयर कॉमन आ जाएगा बाहर और ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद ये देखें फिर वही फंक्शन आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। और इसी तरह ये फंक्शन दूसरा फंक्शन देखें, इस फंक्शन में अगर हम सर यस बोलो सर राइट साइड पे हमने टी से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड पे हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सर। नहीं, हमने x की जगह पे टी एक्स पुट किया और y की जगह पे टी वाई पुट किया है। ये देखें ये x है ना, अब मैं यहाँ जरा राइट करके देख रहा हूँ कि x को मैंने कह दिया टी एक्स, ठीक है, इंटू वाई इंटू टी वाई, ठीक है, ओवर टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलें और इनको मल्टीप्लाई करें, देखें ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर एक्स वाई ओवर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस सर समझा सर। टी स्क्वायर यस सर इक्वल टू एक्स वाई और टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। यस सर। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे फंक्शन में भी हम x की जगह पे टी एक्स पुट करेंगे और y की जगह पे भी टी वाई पुट करेंगे, ओके। अब यहाँ अगर हमारे पास नेचुरल लॉग -3x² y है, हम यहाँ पुट करेंगे -3t x होल स्क्वायर इंटू टी वाई। ये जब पुट करेंगे t(x²), ये t का स्क्वायर यहाँ t और t का स्क्वायर और t मिलकर t³ बन जाएंगे और यहाँ अगर x³ है तो यहाँ t(x³ हो जाएगा और 4x इंटू टी वाई स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ से भी यहाँ रेज़ पावर t रेज़ पावर 3 बनती है, यहाँ भी t रेज़ पावर 3 बनती है और यहाँ भी t रेज़ पावर 3 बनती है। ये देखें t रेज़ पावर 3 आ गया और यहाँ t रेज़ पावर 3 उसने कॉमन ले लिया है, ठीक है। ये फिर कैंसिल हो गया, वही देखें दोबारा वही फंक्शन आ गया। इसका क्या मतलब है, फंक्शन क्या हमारा होमोजीनियस है। अगर ये फंक्शन इस तरह वापस हमारा ये फंक्शन नहीं आता,
ये जो g ऑफ x है ये गिवन फंक्शन नहीं आता, इसका मतलब ये है ये फंक्शन क्या है, नॉन होमोजीनियस है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमने पता लगा लिया कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन होने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करते होते हैं। इसको सॉल्व करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें से एक मेथड यहाँ दिया हुआ है और इस मेथड के नीचे समरी भी स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है समरी में, तो उनको हम देखेंगे, फिर हम एक आध एग्जांपल करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, to solve the homogeneous linear differential equation dy over dx equal to f of xy, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको होमोजीनियस इक्वेशन अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v इक्वल टू वाई ओवर एक्स या y इक्वल टू वी एक्स, इस तरह भी कर सकते हैं, y इक्वल टू वी एक्स। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसमें वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल को सॉल्व करता है, तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अच्छा जी, इसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आएगी। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको नीचे स्टेप दिखाता हूँ और उसके बाद वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। यानी कि एक फंक्शन आएगा एफ ऑफ 1 × v, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ v, ये मैंने जर्नल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है और y की वैल्यू लेट की थी y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, अब इसको हमने वापस दोबारा फंक्शन में पुट करना है ताकि हम ओरिजिनल फंक्शन में जा सकें। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन में जाएंगे, फिर जाके ये आंसर आएगा। ये है उसका मेथड, और उस मेथड को स्टेप बाय स्टेप भी बताया गया है इस समरी के अंदर। ये समरी देखें, वो कहता है आइडेंटिफाई द इक्वेशन एज होमोजीनियस बाय चेकिंग एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई इक्वल टू टी रेज पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, इसके बाद है राइट आउट दिस सब्स्टिट्यूशन, उसकी सब्स्टिट्यूशन लिखें। सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद थर्ड स्टेप है थ्रू द इजी डिफरेंशिएशन फाइंड द न्यू इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द न्यू फंक्शन v। जब हम न्यू फंक्शन v को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को पुट करना है ताकि हमारा न्यू फंक्शन उस जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर हमारा न्यू फंक्शन विजिबल हो, और वो इस टाइप का विजिबल होगा। उसके बाद सॉल्व द न्यू इक्वेशन, जो हमारे पास न्यू इक्वेशन होगी उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर फिर हम सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये देखें स्टेप नंबर 5 में बताया गया है कि y इक्वल टू वी एक्स आप पुट करके v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर आपके पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसकी कंडीशन पुट करके फिर आप वहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के बाद फिर आप इसको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं जो कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो दिखाने के बाद फिर उस वीडियो में एग्जांपल्स भी हैं, और फिर यहाँ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। यहाँ हम लेंगे प्रोडक्ट रूल, v एज इट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद ये क्या होगा, v आ जाएगा यहाँ प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब ये है डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स और x। अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू डी वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। इसके बाद y की जगह पे हम वी एक्स पुट करेंगे, वी एक्स पुट करने के बाद यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे
x कॉमन लेकर फिर x को हम क्या कर देंगे, x को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, x को कॉमन लेने के बाद फिर हमारे पास बचा 1 माइनस v माइनस 1। अब v यहाँ भी प्लस हो रहा था और v माइनस 1 था, ये वाला v जाके उधर माइनस हुआ, तो हमारे पास x dv और dx इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यूज़ करके हम सोल्यूशन ले लेंगे। ये देखें, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही यूज़ कर रहा है। x इंटू डी वी और डी एक्स इंटू माइनस 1 कर दिया। माइनस 1 करने के बाद डी एक्स उधर ले गया और x को भी इधर ले गया है, और हमारे पास v और डी एक्स जब अलग अलग हुए, इसने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हुए दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये देखें v प्लस ये देखें 1 ओवर x इंटू डी एक्स होता है ना। सर स्क्रीन बढ़ा था। अब यहाँ देखें 1 ओवर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है, ये क्या होगा, ये आपको पता है ये नेचुरल लॉग के इक्वल होता है, लेकिन इसने लॉग लिया हुआ है, ये लॉग नहीं है, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। इस नेचुरल लॉग फिर इसने क्या करना है, दोबारा सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखें, वो वैल्यू देख रहा है कि v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y ओवर x, y ओवर x वैल्यू पुट की, y ओवर x वैल्यू पुट करने के बाद माइनस नेचुरल लॉग x इंटू सी। अब y ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है, और इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता, ये अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते और c की वैल्यू पुट कर देते, तो जनरल सोल्यूशन हमारा पार्टिकल सोल्यूशन बन जाता। ओके, ये थी एक एग्जांपल जो वीडियो में थी, और वीडियो का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। ये एग्जांपल समझनी, और इसके बाद एक और एग्जांपल है वो जो कि मैं पीडीएफ में आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है। अब ये देखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसको चेक करना है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, उसने एक मेथड तो मैंने आपको बताया जिससे हम टी पुट कर सकते हैं। एक मेथड ये वीडियो बता रही है, इस वीडियो में ये देखें कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जब हर टर्म की डिग्री सेम होगी तो फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर डिग्री सेम होगी तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप इसमें टी एक्स की जगह पे टी एक्स पुट करते हैं और वाई की जगह पे टी वाई पुट करते हैं, तो टी टी से कैंसिल होता है और वापस फंक्शन वही आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन जब बन जाती है तो फिर आप सॉल्व करने के लिए पहले ये करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल टू वाई ओवर एक्स, वी इक्वल टू वाई ओवर एक्स जो है y इक्वल टू वी एक्स भी तो हम इसे कह सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमने वही वैल्यूज पुट कर दी, जैसे ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। अब y की जगह पे यहाँ y की जगह पे आ गया वी एक्स, ये आ गया, ठीक है, और y की जगह पे यहाँ भी वी एक्स आ गया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे तो हमने वीडियो में भी देखा था, तो ये v एज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो यहाँ बचेगा v प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास ये फंक्शन इसमें पुट करेंगे तो ये हुआ हमारे पास v प्लस x इंटू वी डैश। ओके, ये है x v डैश प्लस v इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5x v ओवर 2x प्लस एक्स वी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, x को लेना है यहाँ से कॉमन, x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेने के बाद इसे मैं नीचे कर लूँ, x को कॉमन लेने के बाद
ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बनेगी। इस वैल्यू से हम डी वी निकालेंगे, डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ से v जो होगा, v इधर जाके माइनस में चला जाएगा, और माइनस में जाने के बाद हम x को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, x डिवाइड करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब इसका हमने क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हमने वापस पुट करना है y को जैसे डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला आंसर जो पीडीएफ में दिया हुआ है ये आंसर गलत है, ये पीडीएफ ने आंसर सही नहीं निकाला हुआ। इसका आपने सॉल्व करके सही तरह इसका डेरिवेटिव लेना है। सही तरह डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आपने v की वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू होती है, आपको पता है, v की जो वैल्यू होगी v इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक है, v की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ, x कहाँ से आया? यस ये वाला सर ये 1 ओवर x कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है। ये वाला x देखें, इस v डैश का क्या मतलब है, v डैश का मतलब है डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, यस सर। डी एक्स, और इसके साथ x क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन थी वो हमने दूसरी साइड पे जाके उसको क्या कर दिया, डिवाइड। यहाँ से भी डिवाइड किया और दूसरी साइड से भी हमने डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ फिर मल्टीप्लीकेशन ओके सर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। ये इस डेरिवेटिव में एरर है, ये डेरिवेटिव ठीक नहीं लिया हुआ। ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव लें। अगर आप डेरिवेटिव इजीली ले सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका सही डेरिवेटिव लेके आपको एक पेज सेंड कर दूंगा। उस डेरिवेटिव लेने के बाद ये आपके पास होगा डी वी ओवर डी एक्स। जब डेरिवेटिव ले लेंगे फिर आपने क्या लेना है, इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके यहाँ से इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल से y की v की वैल्यू फाइंड करेंगे, v किसके इक्वल है। फिर आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था y ओवर x। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जांपल आपको यूट्यूब में दी हुई है, एक एग्जांपल ये है, इन दोनों एग्जांपल को आपने सही तरह करना है। और दूसरी बात ये है कि यही लेक्चर मैंने इस पीडीएफ में भी दिया हुआ है। ये देखें, ये पीडीएफ में मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने पहले भी पीडीएफ आपको सेंड की है, ये भी मैं आपको सेंड करने लगा हूँ। इसमें देखें, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को चेक करना है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। इसमें हम क्या पुट करेंगे, टी एक्स पुट करेंगे और टी वाई पुट करेंगे। यहाँ से टी एक्स जब पुट करेंगे तो टी एक्स होल स्क्वायर माइनस 3t x टी वाई प्लस 5t y का होल स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 5t स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपने यहाँ से टी स्क्वायर को लेना है बाहर कॉमन। टी स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर। अब ये वाला फंक्शन देखें, यही वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये क्या है, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्या चीज़ है, अब मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, ये वाला फंक्शन, ये जब हम फंक्शन में पुट करते हैं कोई टी एक्स इंटू टी वाई, तो टी या तो टी हमारा कैंसिल हो जाता है, यानी टी रेज पावर 0 बन जाती है, या टी रेज पावर n बन जाती है। अब टी रेज पावर n बन गई है इस एग्जांपल में। ठीक है, इस एग्जांपल में टी रेज पावर 2 बनी है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम क्या है, हमारा होमोजीनियस है। एक तो ये सिस्टम हो गया, दूसरी ये एग्जांपल मैंने आपको पीडीएफ से कराई है, ये वाली एग्जांपल। और इसके बाद जो ऊपर वाली एग्जांपल है, ये भी आपने पीडीएफ से, ये वही सेम एग्जांपल है। इसके बाद हाँ बिल्कुल, एक ये एग्जांपल थी, दूसरी वो एग्जांपल है जो मैंने करा दी है। और इसके बाद ये वाली एग्जांपल है, इसमें देखें, इसमें टी एक्स की जगह पे टी एक्स पुट किया और वाई की जगह पे टी वाई पुट किया। टी वाई पुट करने के बाद टी टी से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि टी रेज पावर 0 हो गया इनटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस चेक करने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि चेक करें क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है।
तो आपने इस तरह चेक करना है, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, इसमें भी x को हमने टी एक्स पुट किया और y को टी वाई पुट किया और स्केयर लिया, स्केयर लेने से टी स्केयर और एक्स स्केयर प्लस टी स्केयर वाई स्केयर, टी स्केयर को कॉमन लेंगे और अंडर रूट लेंगे, टी बाहर आ जाएगा, टी रेज पावर 1 हो जाएगा, दोबारा वही फंक्शन आ गया। ये होमोजीनियस डिग्री 1, डिग्री क्या है, टी रेज पावर है, ठीक है। अब ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। नॉन होमोजीनियस फंक्शन वो होते हैं जो होमोजीनियस नहीं होते, जैसे जैसे कि अब हम ये फंक्शन है, इसके अंदर x की जगह पे टी एक्स पुट करते हैं तो ये होगा टी स्क्र वाई स्क्र प्लस ये टी क्यूब वाई क्यूब प्लस ये टी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ज़्यादा आप टी कॉमन कैसे ले सकते हैं, एक टी कॉमन ले सकते हैं, दूसरा टी इंटू टी एक्स स्क्र, टी एक्स स्क्र प्लस टी स्क्र वाई क्यूब प्लस 7x। अब ये देखें, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, ये जो गिवन फंक्शन था इसमें टी की पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये इस पूरे फंक्शन में पूरे फंक्शन से हम टी स्क्वायर या टी क्यूब कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि हर जगह हर टर्म में टी क्यूब नहीं है। अगर टी क्यूब हर टर्म में होता तो फिर कॉमन लेते, दोबारा फंक्शन वही बन जाता। अब ये दोबारा फंक्शन वही नहीं बन रहा, इसका मतलब ये है कि ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। इसी तरह ये एक फंक्शन देख लें, इस फंक्शन में अगर हम टी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ टी रेज पावर 4 बनता है और टी ये क्या है, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, यहाँ से भी टी रेज पावर 4, ये भी टी रेज पावर 4। अब इस फंक्शन से देखें टी रेज पावर 4 को हम कॉमन लें तो दोबारा वही फंक्शन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, ओके। अब होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो ये 4 स्टेप्स हैं, पांच स्टेप है और छठा स्टेप ये है कि जब आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो, इसके साथ वो इन स्टेप्स को सॉल्व कर यूज़ करते हुए आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई है और एक एग्जांपल यहाँ पीडीएफ से भी कराई है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ तक किसी को बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। मैं दोबारा बता दूं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, वो इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है, वो आपको पता है ना। इसके बाद राइट आउट दी सब्स्टिट्यूशन, आपने सब्स्टिट्यूशन लिखनी है y इक्वल टू वी एक्स, ओके, y इक्वल टू वी एक्स। अब फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे मैंने पहले भी डिफ्रेंशिएट किया, अब मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ कि इस तरह डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये v एज इट डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा v प्लस x, x फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और v का हम डेरिवेटिव लेंगे x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ओके। अब ये देखें, अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे ये वाला फंक्शन आ गया, ये वाला। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ लिख दिया है, ये लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में, और इक्वल टू ये एफ ऑफ वी वन बन गया, क्योंकि वहां से एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेके एक्स काट देते हैं तो फिर ये फंक्शन एफ ऑफ वी बन जाता है। इस फंक्शन को लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आपके पास न्यू इक्वेशन बनेगी उसके इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करने के बाद फिर आपने वहां से v की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से v की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर y जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, वहां से v की वैल्यू निकाल के v इक्वल टू वाई ओवर एक्स पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन तो वो आपका एक जनरल सोल्यूशन होगा। अगर आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा तो फिर आप वहां से क्रिटिकल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ओके।